नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय और आज सरोकार में बात भारत गणराज्य की यानी जनगण मन की। भारत गणराज्य को बने 6 दशक से ज़्यादा हो चुके हैं और इस गणराज्य की कल्पना जब की गई थी तो सबसे ज़्यादा अधिकार जनता को दिया गया, यानी जनता को अधिनायक माना गया। लेकिन आज 6 दशक बाद हम अपनी मंजिल तक कितना पहुंच सके हैं और कहां पर अभी हम पीछे छूट रहे हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जेएनयू में इतिहासकार डॉक्टर राकेश बडब्याल साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। हमारे साथ मीडिया क्रिटिक और हिंदी साहित्य में एक बड़ा नाम, हिंदी के प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय में सुधीश पचौरी जी हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ टीके उमेन हैं जो कि एमेरिट प्रोफेसर हैं, जेएनयू में हैं और समाजशास्त्री हैं और ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। 2008 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है आपको। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीजा चौधरी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जनता भी है, उनसे भी सवाल जवाब करेंगे। लेकिन सबसे पहले राकेश बडब्याल आपकी तरफ आना चाहेंगे। हमने, क्योंकि आप इतिहासकार हैं और नए ज़माने के इतिहास को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं और सुनगुन रहे हैं, 50 अलग अलग राज्यों को मिलाकर हमने एक गणराज्य की स्थापना की और विविधता में एकता की कल्पना की। लेकिन क्या हम एकता हासिल कर सके हैं? जो परिकल्पना हमारे गणराज्य को बनाते हुए की गई थी, क्या वो एकता हम हासिल कर पाए हैं? बहुत हद तक, चूँकि एक बहुत लंबा सफ़र है और जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था जब संविधान को, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को रखा गया था, कि एक बहुत ही प्राचीन समाज के ऊपर एक बड़ी नवीन संकल्पना रख रहे हैं। तो जाहिर है कि ये बहुत लंबी और लंबा संघर्ष रहा है उसके पहले, और उसके बाद का जो संघर्ष है एकता, इक्वालिटी, जो समानता लाने का आपका सवाल है। देखिए 60 साल में समानता, जो स्टेटस की समानता है संविधान ने दी है, उसकी जद्दोजहद चल रही है और चलती रहती है। हर समाज में समानता की जो विचारधारा है वो भी बदलती रहती है समय के साथ। उस बदले विचार को एक जो सार्वभौम विचार है समानता का, उसमें लाने की जो संघर्ष है वो चलता रहता है। लेकिन साथ में जो बेसिक लेवल, जो एक बेसिक समानता है, वो मेरे ख्याल से बहुत हद तक लोगों के दिमाग में तो आ ही गया है। और वो समानता की जो वास्तविक संकल्पना थी, वो समाज में समानता कैसी होगी, वो विश्व में आपके देश को समान अधिकार दिए गए हैं उस पर भी आधारित भी होती है। उसके बाद देश के अंदर विभिन्न प्रांतों को समान अधिकार हैं या नहीं है, विभिन्न समुदायों को समान अधिकार है कि नहीं, धर्मों को समान अधिकार है कि नहीं। इस तरह से जो समानता का अधिकार है या समानता की जो परिकल्पना है वो विभिन्न स्तर पे होती है। हमारे पास जो सबसे बड़ी समस्या थी, या जिस पे पूरा संविधान आधारित है, वो तो हमारा समाज जो है वो पूरी तरह से असमान समाज है। जी, यही सवाल यही है कि जो आपने शुरुआत की थी ना, कि प्राचीन समाज और नवीन संकल्पना। हमारा समाज जो है वो विविधताओं से भरा हुआ है, लेकिन संकल्पना ऐसी है कि हम उसमें एक एकता का मॉडल प्रस्तुत करना चाहते हैं। उस एकता के मॉडल को हम कितना हासिल कर पाए हैं? डॉक्टर ओमेन, you can speak English. You see, when you talk about equality, you have to understand equality is a notion which will have to be applied depending upon the social texture of a society. Now, in most societies today, you have the inequalities between gender, classes, etc. But when it comes to a country, a society like that of ours, which is heterogeneous, there are also inequalities based on religion, language, race, and such other factors. So, when you move from a stratified society to a heterogeneous society, the notion of equality and inequality would differ. In the first, it is an individual-based inequality. Here, in addition to that, you also have group-based inequality. But there is a third factor which you must keep in mind when you talk about Indian society. That is hierarchy, caste system. In the caste system, it is not simply heterogeneity. There is also inequality which is institutionalized, which is sanctified. To break that inequality,
is much more difficult. So we have to operate at 3 different levels. जी, कई लेवल्स पे हमें लड़ाई लड़नी रही और सरकार ने अपनी तरफ से कोशिशें भी की। जो इनइक्वालिटी की बात की जा रही है, यानी गैर बराबरी की जो बात की जा रही है सुधीर जी, उसको दूर करने के लिए कई तरह के रिजर्वेशन, एफर्मेटिव एक्शंस की बात हुई, लेकिन क्या वाकई हम उस लेवल तक पहुंच पाए हैं कि सबको बराबरी दे सकें? देखिए, संकल्प तो बराबरी का रहा, लेकिन संस्कार बराबरी का नहीं हुआ। एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो हायरार्कियल डिफरेंसेस हैं, जो परस्परता के डिफरेंसेस हैं, जातिगत, धर्मगत, नोशन में बराबरी के सिद्धांत सामने आए हैं और लोगों ने मानते हैं। नागरिकता के बराबर का अधिकार माने जाते हैं, दावा किया जा सकता है इसके लिए। और आज समाज में जो एफर्मेटिव एक्शन हुए हैं उनसे भी बराबरी का एक दर्जा हासिल करने की कोशिश की गई है। अगर एफर्मेटिव एक्शन ना होते, रिजर्वेशंस की बातें ना होती, तो उनमें जाहिर उपद्रव होता है, अचानक उपद्रव होगा। जो प्रिविलेज्ड है उसके मुकाबले जो नॉन प्रिविलेज्ड है उसको आप बराबरी पर ला रहे हैं। लेकिन बराबरी के एफर्ट्स जितने हुए हैं वो ये खुद बताते हैं कि गैर बराबरी कितनी गहरी थी। और अब बराबरी में एक स्ट्रगल है, बराबरी के लिए एक स्ट्रगल है। आप बराबरी को अर्जित करते हैं, वो दी हुई बराबरी नहीं होती है। आप कानून में दे दीजिए, लेकिन उसे अर्जित करना पड़ता है। और आज अर्जित करने वाले समूह अधिक हैं, अधिक वोकल हैं। हम समझते हैं कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। ये एहसास, ये मूल्य नीचे तक चला गया है। जेंडर का भेद है, धर्म का भेद है, भाषा भेद है, अनंत भेद है, मगर कानून की नजर में मैं बराबर का नागरिक हूं, ये एहसास बच्चे बच्चे में और छोटे छोटे तबके तक में पहुंच गया है। मैं समझता हूँ इसीलिए मूवमेंट बहुत ज्यादा हैं, इसलिए दुनिया भर की हरकतें बहुत ज्यादा हैं। और वो शायद हमारे नीरजा से करना चाह रही थी, क्योंकि महिला भी हैं। और आजकल ये जो मूवमेंट की बात सुधीर जी ने कही कि बराबरी के हक के बारे में लोगों को पता चल गया है, लेकिन वो हक वो हासिल कर सके हैं कि नहीं, ये एक बड़ा मुद्दा है। और इसीलिए शायद लोग आंदोलित हैं अंदर से। उनको लग रहा है कि जो हक मुझे संविधान के तहत मिला है वो हक असल में समाज उन्हें नहीं दे पा रहा है, और इससे लड़ने की जरूरत है, इससे संघर्ष करने की जरूरत है। और वो क्या है, संघर्ष का दौर इस समय चल रहा है, आपको लग रहा है? मुझे लगता है, मैं एग्री करती हूँ कि जो हक का एहसास है वो बिल्कुल नीचे तक पहुँच गया है, और उसके लिए हमारा लोकतंत्र भी रिस्पॉन्सिबल है। 1 पर्सन 1 वोट, ये डिवोल्यूशन ऑफ पावर है, जिसकी वजह से आज मायावती चीफ मिनिस्टर बनी, एक महिला, एक दलित, जो बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकते थे आप 50 साल पहले, और जिस कोई पॉलिटिकल फैमिली को नहीं बिलोंग करती थी, अपने दम पे मेजॉरिटी लेके देश के सबसे बड़े प्रदेश में वो बनी। तो एक महिला का भी इसमें हक का वो है और दलित का भी है। तो एहसास तो हो गया है, लेकिन मैं मानती हूँ जो हिंसा बढ़ी है दलित के खिलाफ और महिला के खिलाफ भी, उसमें महिला और दलित की जागरूकता भी बढ़ी है। और कहीं ना कहीं हिंसा में एक बैकलैश निहित है कि जैसे कि अभी गैंग रेप हुआ, वो जो 23 साल की लड़की ने रेजिस्ट किया, और फीलिंग क्या थी, जो अक्यूज हैं, रेपिस्ट जो हैं उनकी थी, इसकी औकात है ये। डाउरी डेथ्स में हम ये देखते हैं, इसकी ये औकात है ये कि अपनी आवाज़ उठाए। दलितों के मामले में हम देखते हैं कि आप, तुम्हारी जगह तो वो थी, आज आप कैसे आवाज़ उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट है, और कॉन्फ्लिक्ट में ही परिवर्तन दिखता है। तो मैं जो कहना चाह रही हूँ कि ये बहुत ही चेंज आ रहा है बहुत रैपिडली। एक तरफ आपने यूनिटी की बात की, हिंदुस्तान में इतनी विविधता, और जैसा कि और पैनलिस्ट ने भी कहा, भाषाएं, रेस, ब्राउन येलो रेसेस टुगेदर, कास्ट, धर्म, सब कुछ हैं, और फिर भी हम 6 दशक के बाद आज भी यूनाइटेड हैं। लेकिन इसके अंदर शापन भी हुआ है डिवाइसिवनेस, क्योंकि सबको अपने हकों का एहसास है, अपने अस्तित्व का एहसास है कि मैं ये हूँ, मैं महिला हूँ, मुझे हक मिलना चाहिए, मैं दलित हूँ, मुझे हक मिलना चाहिए। तो दोनों धाराएं साथ साथ चल रही हैं। जी, ये जो कह रही हैं नीरजा कि अंदर से बहुत ज़्यादा आंदोलन है, संघर्ष है, और उस संघर्ष में हमने कुछ हासिल किया है, लेकिन एक समाजशास्त्री होने के नाते इस संघर्ष को आप किस नज़र से देखते हैं? अब देखिए, first of all, you have to keep in mind, we are talking about a society or a civilization which is
5,000 years old. But the period that we are referring to after freedom is barely 6 decades old. So when you talk in terms of change, what we have achieved in this very limited time of 6 decades is not enough, but it is very substantial. You have to think in terms of the backdrop against which we are fighting. Now, diversity very frequently is taken to be a liability and sometimes an asset. But diversity in itself is not positive or negative. Diversity coupled with inequality creates all the problems. Suppose we are all diverse but equal. What's the problem? The problem comes because of the lethal combination of diversity and inequality. लेकिन क्या ये संभव है कि डाइवर्सिटी और इक्वालिटी दोनों साथ साथ हो? ऐसा ही होना चाहिए. That is a whole struggle that we are having. Because here you must pause and ask the question, the nature of the system we have. In West Europe, when they started talking about what is called a democratic state, how did the democratic state came into being? Through a process of people's self-determination. Generally speaking, that people was one. By and large, they had the same religion, they spoke the same language, etc. But here, it will be rather wrong to say that we are a people in the sense in which I am talking. We are a multiplicity of religions, a large number of languages, racial groups, and of course, caste groups, etc. And therefore, the first task of a country like India is to make ourselves into a people, but at the same time retaining the diversity. People at the political level, but diversity at the cultural level. We must recognize the differences and diversity, but at the same time. लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं, इसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, कैसे किया जाए Well, और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए कि ये जो विविधता में एकता की परिकल्पना की गई है, ये सचमुच साकार हो सके. इस पर चर्चा जारी रखेंगे. एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे. भारत गणराज्य में हमने जनता को अधिनायक माना है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि जो डाइवर्सिटी में यूनिटी की बात यानी विविधता में एकता की बात की गई, वो विविधता में एकता अभी तक हम उस तरह से हासिल नहीं कर पाए हैं जिस तरह की परिकल्पना की गई. आप ब्रेक से पहले बता रहे थे डॉक्टर उमिन कि कैसे डाइवर्सिटी को भी बचाए रखा जा सकता है और एकता को भी लाया जा सकता है, लेकिन क्या आपको कहीं लगता है कि प्रॉब्लम पॉलिटिकल लेवल पर है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स इसमें कहीं बाधा बन रही है? You see, the first thing you must recognize is the Indian Constitution is the finest document which really combines unity with diversity. I'll give you 2 examples. When we formulated our Constitution, there was probably no country, as far as I know, in the world which did not recognize the majority religion as the national or official religion. We in India, now about 82% of the people profess Hinduism. But in spite of that, we do not have an official religion, a national religion, formally speaking, in the Constitution. And therefore, this is a very good example of how, in spite of diversity, we wanted to create that unity. But more important is language. There is probably no country in the world which have more than one language as its national or official language, with the exception of Sri Lanka, which is a neighbor, which has 2 languages. But even when the Constitution was formulated, we had 14 recognized languages, and now it is 22. If you know, any one of you know, that any country in the world have recognized 22 languages as its official languages, national languages, please correct me, there is none. Now, these 2 examples, that not having a religion as the official or national religion,
and recognizing as many as 22 languages as the official/national language is a standing testimony to accommodate diversity. At the same time, we the people constitute one body as a citizens group. So this is where the tension between unity and diversity has been constitutionally solved. But how exactly it operates on the ground is a matter of detail. जी, ज़मीन पर क्या हो रहा है सुधीर जी, हम सब लोग देख रहे हैं। ये जो परिकल्पना और जो थ्योरी बता रहे हैं डॉक्टर ओमेन, क्या ये ज़मीन पर आकर उसी तरह से फलीभूत हो पा रही हैं? देखो, मुझे रघुवीर साहे की एक कविता याद आ रही है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहन उसके गुण हर चरना गाता है। ये जो हर चरना है, ये फटा सुथन्ना पहने हुए है। अभी हो सकता है उसके पास जीन्स आ गई हो, लेकिन गुण किसके गाता है? उस अधिनायक के गाता है जिसके बारे में उसे मालूम नहीं है। ये जैसे जैसे परकुलेट होकर के नीचे गया है एहसास कि ये देश हमारा है, ये देश का एहसास स्थान से बड़ा है। जब जब बॉर्डर की बात, हम उदाहरण ले लें, जरा सी मक्खी भी बॉर्डर पर आ जाती है तो सारा देश इकट्ठा हो जाता है। टीम इंडिया तो साहब नेशन की बात हो गई। हम ये नहीं कहेंगे कि ये चीजें नेशनलिज्म है, मगर एक कंट्री का एहसास, एक भावना का एहसास, एक बात पर ताली पड़ जाना पूरे देश की, ये चीजें कुछ अलग हो रही हैं। तनाव है, मगर तनाव से सेपरेटिज्म की तरफ नहीं जा पा रहा। कोई अलग नहीं होना चाहता। इसका मतलब है कि हम नए स्पेस को अपने तरह से डिफाइन करना चाहते हैं। परस्परता में, भाई मेरा जगह यह है, तुम्हारी जगह यह, पुरानी जगह अलग थी, मैं जरा नई जगह लेना चाहता हूं। तीसरी चीज जो इसमें इकोनॉमिक्स है, हिंदुस्तान ने जो रास्ता अपनाया वो मिक्स्ड इकोनॉमी का अपनाया, लेकिन मूलतः वो कैपिटलिज्म था। अब तीसरी दुनिया में पहली दुनिया बनाने की कोशिश करना पिछले 20 साल में तेज हुआ है। इससे जो नतीजे आए हैं वो एक नई मिडिल क्लास सामने आई है, जो देश को और देश की भावनाओं को डिफाइन कर रही है, जिसमें उसकी आकुलताएं भी हैं, व्याकुलताएं भी हैं, और दावे भी हैं, और सपने भी। नाउ मेरा कहना यह है कि एक नेशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह है जो डिफाइन करता रहता है तमाम चीजों को, मगर एक एस्पिरेशन ये कॉन्स्टिट्यूशन भी दे रहा है, और हर चीज वहीं जाकर रिजॉल्व हो रही है कि नहीं संसद करेगी जो कुछ करेगी। एक चिंता और है, एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट खड़ा हुआ है जो पिछले 20 साल में नजर आया है, जो संसदीय व्यवस्था को चोट पहुंचाना चाहता है, जो इस विविधता को चोट पहुंचाना चाहता है, जो इस जितनी भी एक तरह की विविधता है हमारे देश के भीतर, उसको वो ज्यादा कॉस्टली मानता है और उसको एक चोट से वो एक नायक के अंतर्गत ले आना चाहता है। मैं समझता हूं ये एक बहुत क्रिटिकल जंक्शन पर बैठा हुआ है हमारा देश इस वक्त और हमारा गणतंत्र। बटब्याल साहब, देखिए, विविधता और एकता अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हमारा जो संविधान तंत्र बना, संविधान ही हमारा एक तरह से अधिनायक है, वो एकता की जो एब्सोल्यूट परिभाषा होती है, निरंकुश परिभाषा होती है, उस पर आधारित नहीं है। वो तो सोवियत रशिया थी, रोमानिया थी, चेकोस्लोवाकिया थी, जहाँ एक चाइना है, जहाँ एकता को बोला, इक्वालिटी, समानता, उसको एब्सोल्यूट मान दिया गया। हमारे संविधान में और पूरे स्वाधीनता संग्राम में उसके बाद की जो संघर्ष चल रही है, उसमें समानता के साथ डिग्निटी की भी लड़ाई है, जस्टिस की लड़ाई है, तो लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की लड़ाई है। तो जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो बनाया उन्होंने, पूरी संविधान, जो पूरा स्वतंत्रता संघर्ष है, उसका जो पूरा तंतु उभर के आया संविधान में, वो जो 2 चैप्टर्स हैं, फंडामेंटल राइट्स का और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, खासकर जो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स, वहां एकता भी दी गई और स्वाधीनता भी दी गई। तो एकता के साथ स्वाधीनता को अगर हटा देंगे तो आज का हमारा समाज खड़ा नहीं हो पाएगा। आज अगर कोई बहुत ही गरीब है, उसको भी ये आज़ादी है कि वो जम के बोले, और विश्व के इतिहास में ये जो एक्सपेरिमेंट है कहीं नहीं हुआ है। जो भी समाज है, जापान हो, आप इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, वहां संपन्नता पहले आई है,
आज़ादी बाद में दी गई है, डेमोक्रेसी बाद में आई है। हमारे यहाँ फुल ब्लास्ट ऑफ डेमोक्रेसी और फुल ब्लास्ट ऑफ डेवलपमेंट एक साथ चल रही है। किसी भी गरीब कंट्री में आज तक राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं आई है। हमारे यहाँ गरीब भी, और गरीब ही ज्यादा यूज कर रहा है राइट ऑफ इंफॉर्मेशन को। तो ये जो आज़ादी और समानता, जो फ्रीडम और इक्वालिटी की जो दो परिभाषाएं हैं, एक साथ चल रही है। और सारी जो सामाजिक मूवमेंट है, पॉलिटिकल मूवमेंट है, आप उसको अगर इस फ्रेम में देखें तो बड़ी साफ हो जाती है। जी, ये जो बदलाव तेजी से आ रहा है, इस बदलाव के पीछे कहीं मार्केट इकोनॉमी तो नहीं? हाल में जो हमें दिख रहा है पिछले 2-3 सालों में, वो एक नए मिडिल क्लास की गिल्ट है, ये गिल्ट जनरेशन आ रही है। प्रोफेशनल से आप बात करिए, मैं तो मतलब कुपोषण पे पिछले 2-3 सालों से काम करने की कोशिश कर रही हूँ, और आप मानेंगी नहीं, मैं जिन से मैंने बात की है कि आप इसमें मदद कीजिए, एक आदमी या महिला ने नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे। एक गिल्ट है कि हमने बहुत कुछ गेन किया है, ये नया न्यू मिडिल क्लास जो आया है, हमको गिव बैक करना है कहीं ना कहीं। ये समझ में नहीं आ रही गिव बैक कैसे होगा, लेकिन एक गिव बैक की धारणा पिछले कुछ सालों से ये दिखाई दे रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये बराबरी का एक इंडिविजुअल तरीका हो सकता है, मतलब आम इंडिविजुअल? आदमी? और मैं ये जो आप देख रहे हैं ना, अन्ना हजारे की मूवमेंट हुई, अरविंद केजरीवाल का हुआ, ये गैंग रेप पे जो प्रदर्शन, इतना स्पॉन्टेनियस सड़कों पे नौजवान उतर के आए, एक टिपिंग पॉइंट था कि बहुत हो गया, बस और नहीं, अब हमें अपनी आवाज बुलंद करनी है। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ों का एक मैनिफेस्टेशन है, और अन्ना हजारे की मूवमेंट ने एक बहुत बड़ी चीज़ की है, और वो एक संदेशा दिया है देश को कि हम सड़कों पे उतर के अपनी बात को, अपने हकों को रख सकते हैं, और हमारी सुनवाई हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया है। जी, और क्या इस चेंज को जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो समझ पा रहे हैं? जो पॉलिटिक्स कर रहे लोग हैं, जो संसद में बैठे लोग हैं, वो ठीक तरीके से समझ पा रहे हैं? समझना चाहिए। You see, I think we must make a distinction between Samantha, equality, isn't it? Equality of opportunity and equality of rewards. I don't think today anybody is talking about equality of rewards, but we are talking about equality of opportunity. Equality of opportunity is a feasible proposal or proposition when there is equality of conditions. We have in this country inequality of conditions, rural, urban, man, woman, caste-wise, minority, majority. So our real purpose is to create equality of condition so that equality of opportunity is possible. They are two different things. And all that we are trying to do it through our legislations and all other measures is actually to create equality of condition or to do away with inequality of condition. That we have to be very clearly kept in mind. I also want to bring in to what Professor Pachuri has said. You know, it is true when we started with what is called planned economic development sponsored by the state. But things have changed. I'm not saying it is right or wrong. Things have changed. And we have brought in what is called market-driven development. And then she has talked about the importance of civil society. What I'm trying to indicate is today the Indian society, as most other societies, stand on three pillars: the state, the market, and the civil society. It is the interaction between these three elements which would actually shape the future. Now the question to be asked is it actually visualized in the Indian Constitution? Yeah. If it is not visualized, what kind of changes are required? जी, जरूर इस पर बात करेंगे कि ये जो स्टेट, मार्केट और सिविल सोसाइटी के इक्वेशन किस तरह के हों और कैसे ये हमारे समाज में एकता लाए, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। तो
विविधता में एकता की बात करते हुए हम उस मुकाम तक पहुंचे हैं जहां चर्चा ये होने लगी है कि स्टेट, मार्केट और सिविल सोसाइटी के बीच में संतुलन कैसे हो और क्या संविधान ने इस बात को समझा है और उससे आगे की दिशा क्या हो। सुदेश पचौरी, देखिए, जनता का व्यवहार भी ये डिफाइन करता है कि हमारा संविधान उनके द्वारा कैसे लिया जा रहा है। अगर हम 90 के आसपास के दृश्य को देखें, आज से 20-22 साल पुराने को, तो वहाँ पहला सबसे बड़ा झटका संविधान के सामने खड़ा हुआ था बाबरी मस्जिद के प्रश्न पर। और ये वो संविधान है जिसके होते हुए हर बहस, हर हल्ला बार बार इस संविधान को तोड़ने तक आता था, लेकिन लौट करके जैसे समुद्र की लहर लौट जाती है वैसे ही लौट जाता था। उस झटके को झेलने के बाद इस संविधान के भीतर जो समावेशी दृष्टि है कि मतभेदों को भी हम इकट्ठा करके ले आ सकते हैं, इसने बचाया। वरना अड़ोसी पड़ोसी देशों को देखिए तो वहां तो गायब हो गया और डिक्टेटरशिप आ गई, वहां संविधान नहीं है, हुक्म चलता है। यह क्या कोई छोटी उपलब्धि है? 64 साल में हिंदुस्तान एक किताब से चल रहा है, जो किताब लगातार बदलती रह सकती है जरूरत पड़ने पर। यह तो जादू है भाई। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि बिल्कुल नए नए बच्चे जो यहां बैठे हुए हैं, ये इस 20-22 साल में मीडिया को देखते हुए बड़े हुए हैं। दूसरी बात कि हिंदुस्तान की एक बड़ी जनता को आज वाणी मिली है, आवाज मिली है, दलित को मिली है, औरत को मिली है, बच्चों को मिली है। जो कमजोर है उसे मिली है, जो ताकतवर है वो बोलता था, अब कमजोर बोलने लगा है। यही 20 साल 22 साल पहले दंगा करता था। आप 20-22 साल के बीच देखिए, क्या कोई बड़ा दंगा हुआ? क्या कोई विभाजनकारी शक्ति पैदा हुई? अनेक तरह के स्वर हैं, अनेक तरह की भेदवादी दृष्टियां हैं, मगर अंततः उनको झुकना पड़ता है संविधान के आगे। मैं आखिरी बात यह कहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण बात कही ओमन साहब ने। फ्री मार्केट इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, आरटीआई और मीडिया। आज हमारे बीच में सिर्फ अदालत ही मीडिएट करने की संस्था नहीं है, मीडिया एक बहुत बड़ी मीडिएट करने की संस्था बन गई। मैं जाता हूं, जाकर के इंडिया गेट पर नारा लगाता हूं, मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रतीक को शिकायत करता हूं। ये जो शिकायत करना है, ये जो बच्चे का रोना है कि दूध चाहिए, उसे भूख लगी है, न्याय चाहिए जो कि नहीं मिला है, ये शिकायत करने के भाव तक अगर जनता आ गई है तो निश्चित रूप से वो संविधान के भीतर से आई है और संविधान में आस्था रखती है, इसलिए और बेहतर बनेगा। लेकिन सुधीर जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 6 दशक के बाद भी जनता अगर रो रही है, जनता अगर ये कह रही है कि हमें मेरे अधिकार नहीं मिले और इसके लिए हम आवाज उठाने के लिए बाध्य हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि जो हमारे जो नीति निर्माता थे, जो परिकल्पना किए थे हमारे संविधान की, हमारे गणराज्य की, वो परिकल्पना सही रूप में आगे बढ़ पा रही है? क्या आपको नहीं लगता है कहीं उसमें कमी रह जा रही है? मैं इसे सीधे 2 दूनी 4 के अर्थ में नहीं देख रहा अमृता जी, मैं जरा दूसरे ढंग से देख रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि शिकायत किससे होती है। अरे यार, शिकायत तो अपने आदमी से होती है, अपने घर वाले से होती है ना, बाहर वाले से शिकायत नहीं है। शिकायत हमें अपने आप से है, शिकायत हमें अपने बंदे से है, शिकायत हम अपने घर के मुखिया से है कि हमारे स्पेस को नए सिरे से हमें दो। ये एक भाव अगर आ रहा है और संविधान उसको देने की गुंजाइश रखता है। राहुल गांधी ने जयपुर के सम्मेलन में जो कहा वो क्या था कि भाई नया आदमी आ गया, 20-22 साल से जो मिडिल क्लास बन रहा था, अब वो अपनी आवाज बुलंद करके आ रहा है। इसकी आवाज को सुनने वाला कौन है? तो पहले इसकी आवाज को सुना जाए, इसकी आवाज में अपनी आवाज मिलाई जाए, तब जाकर के कल्याण होगा। ये जो एक नया भाव आ गया, 20-22 साल के लड़के कहीं भी मचल करके कुछ भी फ्लैश मॉब में कन्वर्ट होकर के कहीं भी कुछ करने लगते हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और ये हमारे संविधान ने दिया है कि इतने झटकों के बाद भी संविधान डिगता नहीं है। अंततः आप कहां जाते हैं? शिकायत करने प्रेसिडेंट साहब के पास, शिकायत करने प्रधानमंत्री साहब के पास, शिकायत करने सोनिया गांधी जी के पास, शिकायत करने विपक्ष के पास, शिकायत करने संसद के पास। ये अपने हैं, ये भाव बढ़ा है और इसलिए गणतंत्र मजबूत हुआ है, मेरा ये कहना। जी बड़ब्याल साहब, ये जो अपनों से शिकायत बढ़ी है, ये क्या अपनापन बढ़ने के संकेत हैं या फिर अपनों पर विश्वास घटने के संकेत हैं?
देखिए, इसको अगर मैं थोड़ा सा अलग तरीके से देखूं, जब ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया था तो सारे प्रश्नों का जवाब देते हुए जो चेयरमैन थे ड्राफ्ट कमेटी के, डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। आज मैं पढ़ रहा था तो सामने आया, वो और अच्छी तरह से समझ पाया मैं। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी होती है जो लोगों के खून तक जानी चाहिए, और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो लोगों के खून तक न जाए वो कॉन्स्टिट्यूशन बेकार हो जाएगी। और जो सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस लिया था इस कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो ज़्यादातर 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बोरो किया गया था। तो उन्होंने कहा हमें अभी ये एडमिनिस्ट्रेशन रखना है, मैं अपॉलॉजी चाह रहा हूँ इसको रखने के लिए क्योंकि ये बोरोड है, लेकिन ये इसलिए रखना है क्योंकि हमारा जो समाज है उसका प्रशासनिक ढांचा जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के साथ मेल नहीं खाता है। और ये मेल खाएगा जब लोग विश्वास करने लगेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पे, संविधान पे, एकता पे, समानता पे, विविधता पे। जब विश्वास करेंगे तब वो प्रशासन को चलने देंगे। आज जो हमारे सामने समस्या है, जो मिडिल क्लास आ रही है या नक्सलवाद है या पूरे लोगों में तबाही सी है, आप देखिए ये मेरे ख्याल से ह्यूमन हिस्ट्री में अगेन एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस अच्छा बता सकते हैं। एक बड़ा ही यूनिक एक्सप्रेशन है, एक नई सभ्यता इमर्ज कर रही है जहां पूरा का पूरा एक जो मंगोलॉयड रेसेस है वो आपके नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन रेसेस के साथ मिलकर एक नई कल्चर इमर्ज कर रही है। वो आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में कहीं नहीं हुआ है। और उसके लिए एक नया प्रशासन जो है, गणराज्य क्या होता है, गणराज्य की जो रिपब्लिक की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो उसका जो क्लासिकल डेफिनेशन है कि जो उसका जो सबसे सर्वसर्वा होगा वो इलेक्टेड होगा। लेकिन इलेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आप हम में से जो भी यहाँ बैठा है उसके दिमाग में या दिल में कभी ऐसी एक बार नहीं होगी कि मैं नहीं बन सकता। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की जो बात है कि मैं भी बन सकता हूँ। गरीब से गरीब आदमी, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके दिल और दिमाग में अगर ये बात बैठा दी जाए कि तुम चूंकि ये और ये हो, तुम राष्ट्रपति नहीं बन सकते, गणराज्य की भावना खत्म हो जाती उसी वक्त। और शायद वहीं पर हम जो पूरी जो समाज है, मिडिल क्लास हो, जो भी है, वो प्रशासन को अपनी वो जो नई मिली हुई संविधान की जो एक मोरालिटी है उसके साथ बांधना चाह रही है। जी, सवाल यही है कि गणराज्य की जो परिकल्पना है, क्या उसे आम जनता आत्मसात कर पाई है? क्या उसके साथ जी पा रही है? जो इन्होंने कहा कि जनता को ये लगना चाहिए कि संविधान उसके रगों में है। जब वो रगों में फैल जाएगा तब शायद वो समावेशी भावना आ पाएगी, जिसके तहत आप ये कह रहे थे कि स्टेट, मार्केट, सिविल सोसाइटी को एक करके आगे बढ़ने की कोई दिशा तय हो पाएगी। क्या Here it will be useful to look back a little bit in history. After all, we were a colonial country. I'm only talking about European or British colonialism for 200 years. The idea of republic was to transform the subjects of the British Queen to citizens of India. That was a huge jump in visioning. But what really happened is that jump has not fully taken place. We are still clients of the state. The idea of my bap, looking at the state or the government as my bap, is even today very common. So it is not simply to find fault with the state or the government of the day. It's as much our responsibility. We are in the process of citizenization. We have not yet become full citizens. We are still clients, subjects, clients, and yet to be citizens. Once that process is over, then what is being said will complete. Because it cannot happen. After all, 60 years, to repeat what I said earlier, is such a short period in the long span of human history and in evolving nations. So we have to be patient without necessarily accepting all wrong things which are happening. So I would say citizenship is the crux of the problem. And unless that happens, and citizenship, let me also say one more word. India is a country with all its diversity has the notion of or the doctrine of single citizenship. United States of America, which is complex, much shallow historically, has
double citizenship. You are a citizen of California as well as that of the United States of America. We are having single citizenship, irrespective of the racial, the religious, the linguistic and other differences. And that was a master stroke for a country which is as diverse as India. नीरजा, नहीं, मुझे लगता है कि इसको दो तरह देखा जा सकता है, ग्लास आधा फुल है या आधा खाली है। तो एक इस जो हम बात कर रहे हैं कि हमें गर्व है, आज भी हम लोकतांत्रिक देश हैं, इकट्ठे हैं, कई हमारी उपलब्धियां हैं गणतंत्र की, लेकिन दूसरी साइड भी उतनी सही है। आज कितने लोग 64 साल बाद अभी भी गरीबी में हैं और भयंकर गरीबी में हैं। और अगर अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट जो बार बार कहा जाता है 77% जो 20 रुपया स्पेंड करते हैं, आज भी हर दूसरा बच्चा कुपोषित है, आज भी 2/3 महिलाएं अनीमिक हैं। तो आप मतलब किस तरह का देश 65 साल 64 साल बाद आप कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उपलब्धियों में गौरव फील करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि बैठना भी नहीं चाहिए कि बहुत कुछ हो गया। अभी रास्ता बहुत लंबा है। इलेक्शन इवन डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अभी पिछले हफ्तों में कितनी बात हुई है, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म्स, महिलाओं के लिए और करना, उनके सशक्तिकरण और उनके सुरक्षा के लिए, तो बहुत मुद्दे हैं जहां बहुत काम बाकी है जो अभी होना है। जी, तो गणतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत सारे काम अभी बाकी हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह हुई है कि जनता अब पहले से ज्यादा अवेयर है अपने हक को लेकर, अपने अधिकार को लेकर, और शायद यही जागरूक जनता जो है इस समाज को उस नई दिशा की तरफ ले जा सके जिसकी परिकल्पना की गई थी। बने रहिएगा हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक। आज़ादी के बाद भारत में भाईचारे बंधुत्व को कम और विकास को ज़्यादा तरजीह दी गई, ऐसा कुछ जानकारों का मानना है। लेकिन इस विकास में जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है वो कहें कि आने वाली पीढ़ी यानी युवाओं को हुआ है। आज हमारे साथ तमाम युवा यहाँ पर मौजूद हैं इस मसले पर चर्चा करने के लिए कि भारत गणराज्य के रूप में कितना मजबूत हुआ है, उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, और वो यहाँ के जो मौजूदा पैनलिस्ट हैं उनसे क्या चाहते हैं, किस तरह के सवाल करना चाहते हैं। आप पूछना चाहते हैं कुछ? मेरा नाम राघवेंद्र है और मेरा सवाल है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई थी। महाराष्ट्र में एक लड़की ने राजनेता के जो मौत के बाद फेसबुक पे स्टेटस डाला था, उसको आधी रात को जाके अरेस्ट कर लिया। अभी जब पीसफुल प्रोटेस्ट किया इंडिया गेट पे तो उनको लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले खाने पड़े। तो सर फ्रीडम ऑफ स्पीच है कहाँ? आप जरा सा हमदर्दी का इरादा देखिए, लोग बच्चों के साथ ज़्यादा खड़े हुए, लाठी मारने वालों के साथ ज़्यादा नहीं खड़े हुए। इसका अर्थ हुआ कि जो उन्होंने बोला वो लोगों तक गया, कस्बे कस्बे गांव गांव तक गया, और वो दर्द जो इंडिया गेट पे था वो सबका दर्द बना। मैं समझता हूँ ये महत्वपूर्ण है। दमन नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर हुआ अगली बार तक निश्चित रूप से उसको सबक सीखने होंगे। अमृता, एक जल्दी से मैं कहूँ, देखिए एक फ्री मीडिया ने उन नौजवानों की आवाज़ उठाई, तो ये फ्री मीडिया नहीं होता तो आवाज़ उठती नहीं। और राष्ट्रपति ने जब देश को संबोधित किया 2 दिन पहले, उन्होंने वो हिमायती थे इन नौजवानों के, तो बहुत फर्स्ट सिटीजन ने नौजवानों के साथ खड़े हुए। तो ये तो अगर फ्री मीडिया नहीं होता तो ये संभव ही नहीं था। और शायद ये भी संविधान की ही देन है कि आपके पास एक फ्री मीडिया का औजार भी है। अगला सवाल पूछिए। मैम, मेरा नाम विनय है। मेरा सवाल सारे पैनलिस्ट से है। सर, जब दिल्ली गैंगरेप हुआ था तो फिर जनता इससे काफ़ी निराश हुई थी, और जो युवा पीढ़ी है उन्होंने ये कहा था कि वो गणतंत्रता दिवस नहीं मनाएंगे। तो सर मेरा ये सवाल है आप लोगों से कि ये कितना जायज़ है, उनका ये प्रोटेस्ट कितना जायज़ है? देखिए, उन्होंने कहा था कि हम नया साल नहीं मनाएंगे, और इस बात पर वो कायम रहे, और देश में बहुत जगह नया साल नहीं मना, उस तरह का जश्न नहीं मना। इसका मतलब है कि लोग दुख में दुखी होना जाने, मीडिया ने उसे 100 गुना मल्टीप्लायर की तरह से काम किया और जगह जगह फैला दिया। यहां तक कि अमेरिका में अनगूंज उठी, दावोस में अनगूंज उठी, सब जगह ये बातें आई। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान के गणतंत्र की ओर और हिंदुस्तान के नए गण यानी युवाओं की नजर
कि और सारे लोग देख रहे हैं, आपकी आंखों से दूसरे लोग आंखें मिला रहे हैं और एक नया रास्ता तलाश रहे हैं। बघेल साहब, देखिए, इसमें एक जो बड़ा मुद्दा ये उठेगा और उठ रहा है कि डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में विरोध का, आंदोलन का स्वरूप क्या होगा। जो पिछला जो जनरेशन था वो आज़ादी के और स्वाधीनता संग्राम से सीख के आया था, उस आंदोलन से निकल के आए थे। वो एक अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन था, समाज सुधार का आंदोलन था। उनके जो आयाम होते थे वो डिफरेंट होते थे। आज आप अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कैसा करें, आंदोलन कैसा हो, वो स्वरूप अभी भी जनता के डिफरेंट जो मूवमेंट्स हो रहे हैं। नक्सल मूवमेंट स्टेट के खिलाफ है, बोट क्लब में मूवमेंट स्टेट के खिलाफ नहीं था, वो चाहती थी पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, इमीडिएट एक्शन। तो जहां जहां देश में, इस देश में जैसा कि नाइपॉल ने कहा था 100 मिलियन म्यूटिनीज एक साथ हो रही हैं, उसका स्वरूप कैसा होगा आप सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं। आज जब बोट क्लब में युवा बोलती है गणतंत्र दिवस नहीं मनाएंगे, वही युवा अगर कश्मीर में कोई बोल दे कि गणतंत्र दिवस नहीं मनाएंगे या मणिपुर में बोल दे, उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो ये जो है डिफरेंट पोजीशंस पे कैसे एक प्रजातंत्र में अपनी सरकार, अपनी सत्ता, अपने संविधान के खिलाफ मूवमेंट कैसा हो, इस पे तो अभी चलेगा। जो सबसे बड़ी बात इसमें उभर के आई, सॉरी एक मिनट, कि समानता जो है वो चैरिटी से नहीं होती। जो कहते हैं गिल्ट फील, ये पूरी मार्क्सिस्ट विचारधारा थी यूरोप में, वो इस चैरिटी के खिलाफ खड़ी हुई थी। आप दोस्तों के बीच में चैरिटी नहीं होती। आज जो मिडिल क्लास है वो चैरिटी की तरफ जाना चाह रही है। तो चैरिटी से इक्वालिटी नहीं आती, समानता नहीं आती। समानता संविधान या आपके जो आप मूल्य हैं, समानता अपने आप में एक मूल्य होती है जी। But at the same time, you must also keep in mind, we all have a particular understanding of the state. State, by definition, is the protector of the citizen. But we must also understand, occasionally, as all institutions, it can also go from its actual path of action. It can become a predator. You know, state is a protector by definition, but occasionally it can become the predator. The examples that you have mentioned are very good, right examples, but that does not represent the state as a whole. When you ask the question, what is the state? The answer is very easy. But who is the state? Who are the kind of people who come to constitute the state is very important. We should not try to mistake the part for the whole. The institution of state is much bigger. जी। And the people who are indulging in actually anti-democratic, anti-citizenship actions are very few. जी, तो स्टेट से नफरत करने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को पहचानने की ज़रूरत है जो दरअसल नफरत पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं। आप में से कौन सवाल पूछना चाहते हैं? माय नेम इज इनिस। मैं सभी पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूँ, हमने मतलब संविधान ने हमें आज़ादी भी दी है, स्वतंत्रता भी दी है, लेकिन जो हमने सभी को समानता पर लाने के लिए आरक्षण दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आरक्षण के माध्यम से जो हम एससी को सपोज दैट आरक्षण दिया है, यदि एससी में कोई आईएएस बनना चाहता है, लेकिन जो लोग आईएएस बनना उन्हीं की फैमिली से आईएएस बनते जब चले जा रहे हैं, एक ही वर्ग में कहीं ना कहीं हमने असमानता पैदा कर दी है, क्योंकि सभी सोच रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रहे हैं। उस तरह की जो एक ही वर्ग में जो असमानता फैलती जा रही है, उस तरह की असमानता को दूर करते हुए हम समाज को एक मुख्य धारा में कैसे जोड़ पाएंगे? जी, प्रोफेसर आमिर। I think it's a very, very pertinent question. I've been thinking about it for some time. And my formula is very simple, which of course the political parties will not or may not accept it. I say, give reservation to communities as a whole. But as we proceed, we may have to de-reserve individuals and families within that community. You might have heard about the idea of creamy layer. The Supreme Court has already come out with the idea of creamy layer with regard to some groups. I am of the view that once individuals and families in a particular group, scheduled caste, scheduled tribe, OBC, have come to a certain level, it becomes a creamy layer and it should be cut out, but the benefits will stay with the group. It will percolate down. There should be a process through which, in the regime of reservation, But who will monitor this? that is why the state ought to be there. But
the moment the state initiates this idea, there will be resistance from the political groups, the political leaders of Dalits, OBCs, and tribal communities. And that's why the expression, there is a vested interest in reservation, has come into being. But the government of the day, the Democratic Party, should be bold enough to say that, look, why should you have this reservation now? Because you have all good things of life. जी. That's a process. अगला सवाल। मैं पंकज जामिया मिलिया इस्लामिया से हूँ और मेरा सवाल नीरजा जी से है। आज हमारे संसद भवन में जो भी नेता बैठे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा समय अपना बर्बाद करते हैं और जनता का पैसा ही बर्बाद करते हैं। लेकिन आज़ादी के समय यानी कि 50 और 60 के दशक में ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसका उपाय क्या होना चाहिए? देखिए, आपने बहुत सही सवाल उठाया है जो बार बार अब उठने लगा है कि सारा टाइम संसद में हल्ला होता रहता है और सांसद समझते हैं हल्ला करके ही वो अपना जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, और उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं या उनके जो नेता हैं पार्टी के, उनको बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने दूसरी पार्टी को काम नहीं करने दिया, पर कहीं ना कहीं इससे पूरी पॉलिटिकल क्लास को नुकसान हो रहा है। पॉलिटिशियन आज ये एक डर्टी वर्ड हो गया, जैसा आप कह रहे हैं। आज ये जो वाइड लेवल पे आवाज़ उठ रही है कि संसद को फंक्शन नहीं करने देना, जबकि संसद को ही डिबेट करना है चीज़ों पे, तो ये मुझे लगता है ये बहुत टाइम नहीं चलेगा और इसका भुगतान सभी पार्टीज को देना पड़ेगा अगर वो संभलते नहीं हैं और इसके बारे में कुछ करते नहीं हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये देखिए, इसमें एक और भी बात है जो हम साधारण जनता जो है इससे अनभिज्ञ है कि पार्लियामेंट, जैसे मैंने कहा, इवॉल्व 60 साल में पार्लियामेंट भी एक नए स्वरूप में आ रही है। इसमें जो सारे नेता उपद्रव करते हैं सुबह, वही 3 बजे के बाद जो 60 के लगभग जो स्टैंडिंग कमिटीज हैं उसमें सारे बैठ के पूरा समय बिता रहे हैं वो। हाँ, बहुत ज़्यादा काम वहाँ होता है स्टैंडिंग कमिटीज़ में, तो पार्लियामेंट का काम भी बहुत बढ़ गया है। तो जिस तरह से हमारा समाज बढ़ रहा है आंदोलन का, और साथ में बड़ी अब हमें प्रोफेशनल लोग चाहिए, तो नेता भी जो है, आपको जो प्रोफेशनल एजिटेटर्स दिखते हैं सुबह, दोपहर में लंच के बाद वो प्रोफेशनल लेजिस्लेटर हो जाते हैं। ठीक है राकेश जी, लेकिन फिर लोग सवाल उठाएंगे। आप स्टैंडिंग कमेटी तक सीमित रखिए, आप मीडिया में जाके सारा आपका होता है जो डिबेट होती है, फिर संसद को बंद कर दीजिए अगर संसद को आपने चलने ही नहीं देना है। जी देखिए, मैं एक तो मलाईदार परत पे बात करूंगा यूनुस भाई। इन दिनों दूध में मलाई नहीं पड़ती है। देखिए जी, जो मलाई खा गए वो जिम्मेदार हैं, मलाई नहीं पड़ने देते, इसलिए वो बार बार आते रहते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो नेताओं का मामला है, जो सांसदों का है, 2 रोग सांसदों के हैं। एक, जब गंभीर डिबेट होनी होती या तो हल्ला करते हैं, नीरजा जी ने सही कहा, दबंगई दिखाते हैं, पेपर फाड़ देते हैं, या गायब हो जाते हैं। कभी कभी आप लोकसभा या राज्यसभा का टीवी देखिए तो मालूम पड़ेगा बेंचें खाली पड़ी हैं, 5-7 लोग बुदबुदा रहे हैं, 5-7 लोग सोए हुए पड़े हैं, व्हिप जारी कर दिया गया है लेकिन संसद में वो नहीं है। इसका मतलब है कि वे संसद को गंभीरता से नहीं लेते। जो राकेश जी ने कहा कि वो कमेटियों में जाते हैं, कमेटियों में भी क्या होता है, कमेटियों की रिपोर्टें अक्सर दाखिल दफ्तर होती हैं। आप अगर अनुशासनहीन होंगे, जनता निश्चित रूप से लाइसेंस देगी। इसलिए दबंगई की राजनीति और कमजोर की राजनीति आमने सामने खड़ी है। ये दबंगई की राजनीति खत्म होनी चाहिए। बातचीत, संवाद की राजनीति के अलावा कोई दूसरी राजनीति नहीं होती जो नए सिरे से शुरू हो। झा जामिया से, खास करके मेरा सवाल है पचौरी जी से। मैं इनका इतिहास वाला भी, वो साहित्य वाला भी पढ़ता रहता हूँ, लेकिन मेरा सर सवाल अभी आपसे ये है कि आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा। सबसे पहले मैं सर आपसे एक कटाक्ष करना चाहूँगा कि नेता क्या कहते हैं ये नहीं, वो क्या करते हैं, इस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। राहुल जी को करके दिखाना होगा आपके लिए और सबके लिए, इसलिए सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी। अगला सवाल पूछिए। सर, मेरा नाम गरिमा है। मेरा सवाल पचौरी जी से ही है। सर, जैसे आपने कहा कि दबंगई की राजनीति को ख़त्म करना होगा, तो लोग उसके लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया जा रहा है। ऐसा कौन सा कदम उठाएं कि ये जो दबंगई की राजनीति है वो ख़त्म हो सके? दिमाग को बदलिए। औरत अपने दिमाग को बदले, लेकिन जो आदमी है वो अपने दिमाग को ज़्यादा बदले। औरत, उसके घर में उसकी बच्ची हो सकती है, उसकी पत्नी हो सकती है, उसकी बेटी हो सकती है, उसकी बहन हो सकती है। अभी भी पुराणपंथी ढंग से
पजेसिव ढंग से औरत के बारे में सोचा जाता है कि अगर मैं इसका पहरुआ नहीं हुआ तो यह आरक्षित है। यही उसकी सबसे बड़ी खतरे की घंटी बजती है। आत्मविश्वास के साथ अपना, जब तक हिंदुस्तान का मर्द अपना दिमाग ये नहीं बदलेगा कि यह औरत, उसकी जिम्मेदारी उतनी ही है जितनी कि औरत की अपनी जिम्मेदारी है, वो अपनी रक्षा खुद कर सकती है और वो स्पेस बनाए, तब तक किसी लड़की की सुरक्षा गारंटीड नहीं हो सकती। बेटा, आप कानून 1000 बना लेना, आप पुलिस एक आदमी पर लगा देना, तो भी चोर मन गड़बड़ करेगा। दिल बदलिए। इसीलिए मैं कहता हूं, क्रोध से, आप क्रोध किए, आंदोलन किए, उससे दूसरा पक्ष जिद कर लेता है। नहीं, हृदय परिवर्तन बदलिए, गांधी जी के रास्ते पर जाइए, तो मालूम पड़ेगा कि दूसरे दुश्मन का दिल बदलना क्या होता है। जी, एक आखिरी जवाब आपसे जरूर चाहूंगी इस पर। I just want to continue with what he says. You see, in the context of what has happened, the gang rape, and then we have had a very wonderful commission headed by Justice Verma, etc. We are all dealing with the end product, the crime, the consequences. Nobody is asking the question, why is it happening? The causes. What is the etiology of this? I would say we have to go to, firstly, institution of family, what's happening there. Education, religion, the caste system. In other words, the place from which this mindset is really being molded is the basic institutions of the society. Was there any person who is familiar with the real understanding of Indian society, a member of the commission? They thought it was a law and order problem. It is not a law and order problem. It is a problem of you and me. We, the people who grow up in particular families, who are interacting in our neighborhood, who are fed by prejudices of all kind, from religion to caste. सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि solution क्या है? Solution, that's what I said, try to deal with the basic institution. उन्होंने कहा mindset. Mindset is not dropped from heaven. Mindset is created here. The basic institutions of the society will have to change. The value orientation has to change. Then only we will respect our women, give dignity to them. It is not an issue which can be dealt only with लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी। जी, तो कुल मिलाकर यह है कि माइंडसेट बदलने की जरूरत है, वैल्यूज को समझने और बदलने की जरूरत है, और तभी आम आदमी को बराबरी का हक हासिल हो सकेगा। और भारत गणराज्य की जो कल्पना की गई थी सबको बराबरी का हक देने की, वो भी शायद इसी से हासिल हो सकेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।